नमस्ते छात्रों, मैं पुष्पा पालकर। आज हम 10वीं का पाठ रीढ़ की हड्डी, उनके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। इसका हम अध्ययन करेंगे। रीढ़ की हड्डी, पहले तो हम इस शब्द का मतलब जानते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में ऐसे तो सभी अवयव, सभी ऑर्गन, सभी जो अवयव है वो उनकी जरूरत तो होती है। ऐसा नहीं है कि पापा हाथ नहीं है तो हम लोग जी सकेंगे, पैर नहीं तो जी सकेंगे, सर नहीं है तो जी सकेंगे। हमारा पूर्ण शरीर जो है वो हमें जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। अगर रीढ़ की हड्डी अगर ये नहीं होगी शरीर में तो ना तो हम चल सकेंगे, बैठ सकेंगे, ना उठ सकेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे इंसान को बुढ़ापा आता है तो पहले तो असर उसके हड्डी पर होता है, फिर रीढ़ की हड्डी पर होता है। तो इस तरह से वो आस्ते आस्ते इंसान कमजोर हो जाता है। रीढ़ की हड्डी 7 करोड़ वर्ष पहले जैसा इंसान था तो वो पहले रेंगता था, उसके बाद वो थोड़ा ऊपर चलने लगा। मतलब सोचने वाली बात है कि 7 करोड़ साल पहले वो कैसे चलता था, फिर 6 करोड़ साल पहले कैसा रहता था जंगलों में, फिर 5 करोड़ साल पहले कैसा रहता था, फिर 4, 3, 2, 1, और अभी ये 50 करोड़ साल में वो क्या हो गया है। जैसे हम तुम जी रहे हैं, हम तुम चल रहे हैं, हम तुम बातें कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। ये जो कहानी है एकांकिका है रीढ़ की हड्डी, इसके मुख्य पात्र है उमा। उसने बीए पास किया है। वो आकर्षक युवती, मतलब पढ़ी लिखी, सुलझी हुई ऐसी लड़की है। बीए, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसने 15वीं पास की है। जैसे हम बोलते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम। तो बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस। इस तरह आप कभी कभी सवाल करते हो ना कि टीचर ये बीए क्या होता है, टीचर ये बीएससी मतलब क्या होता है, तो फिर ये एचएससी क्या होता है, इसका क्या करना चाहिए, एचएससी मतलब क्या, तो मतलब हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये सब आप बातें कभी कभी पूछते हो ना, कभी भी पूछते हो। तो इस तरह से जब हम पाठ लेते हैं तो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, फिर आपको सभी बातें ध्यान में आएंगी। और ये जो राम स्वरूप जी है ये उमा के पिताजी हैं, और प्रेमा है वो उमा की माता जी यानी कि राम स्वरूप जी की पत्नी। शंकर है वो उमा को देखने आने वाला लड़का, युवक। ओके। और गोपाल प्रसाद जी है वो वकील है, शंकर के पिताजी। मतलब आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी चीज पर किस तरह से टैक्स लगा है, कौन सा लगना चाहिए, बिजनेस, हर बात को वो बिजनेस में नाप तोलते हैं। शादी ब्याह की बात को भी वो बिजनेस में नापते तोलते हैं। और रतन वो नौकर है। तो ये जो पात्र है उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर, गोपाल प्रसाद और रतन, ये इस एकांकिका के पात्र हैं। इन पात्रों को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, ताकि आपको जो भी प्रश्न का उत्तर देना है या आपको कोई स्पष्टीकरण देना है, तो जब तक आप उस पात्र को दिमाग में ड्रिल नहीं करोगे तब तक आप उसका उच्चारण, उसका सादरीकरण आप नहीं कर पाओ। ठीक है। तो देखते हैं कि सर नेक्स्ट इनका परिचय है। जगदीश चंद्र माथुर जी लेखक है ये पाठ के। इनका परिचय, जन्म इनका हुआ है 1917 में बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई है 1978 में। इनका परिचय, जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति के पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अभी गद्य संबंधी अगर कहा जाए तो प्रस्तुत कहानी में, एकांकिका में, जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा को महत्व दिया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। कि नारी आजकल के जीवन में, आज हमारे जीवन में नारी का क्या महत्व है। अभी आप कभी कभी बोलते हो कि अपनी माँ को क्या करती हो सुबह से लेकर शाम तक, बोलते हो ना कभी कभी घर में अपने,
तो आपको ये दिखता नहीं कि आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। माँ को हमेशा दिल में आते रहना चाहिए। अगर आप नजर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि आप माँ आपके लिए क्या करती है। तो जिस तरह माँ एक नारी है, बहन एक नारी है, पत्नी एक नारी है, तो ये जो नारी के अलग अलग रूप है, उनको क्या किया है, जगदीश चंद्र माथुर जी ने सम्मान दिया है, सम्मान को महत्व प्रदान किया है। नेक्स्ट देखिए, शुरू करते हैं। एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वह अधेड़ उम्र के हैं। अधेड़ उम्र के यानी कि जरा उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त यानी के लकड़ी की बनी हुई बड़ी चौकी, उनको बैठने के लिए एक तख्त जैसा आसन बनाया हुआ है, आसन, लकड़ी का आसन। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ा है। राम स्वरूप, अब अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रख जाने की आवाज आती है। फिर रतन, उनका नौकर, धीरे से बोलता है कि बिछा दे साहब। रामस्वरूप जी बोलते हैं जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्कल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। फिर वो बोलते हैं बिछा दो साहब, और यह पसीना किस लिए बहा है। फिर रतन बोलता है तख्त बिछाता है करके हंसता है। रामस्वरूप जी बोलते हैं दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तख्त पर यानी कि जो लकड़ी की जो बनी हुई चौकी है, लकड़ी का बड़ा हुआ जो आसन है, उस पर दरी बिछाते हैं और दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। अब ये हारमोनियम और सितार क्यों मंगवा रहा है, क्योंकि उसको देखने के लिए शंकर आ रहे हैं, उनका मतलब उसकी शादी तय होने वाली है, तो उसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो जाहिर है जब देखने के लिए आएंगे तो थोड़ा माहौल अलग होना चाहिए, फिर खाने पीने का, नाश्ते की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो बोलेंगी लड़कियों को कि आपको गाना आता है तो गाना गा के दिखाए, तो आपको पेंटिंग आती है तो क्या क्या पेंटिंग की है आपने, आपको खाना बनाना आता है, इस तरह से सब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो थोड़ा माहौल बनाते हैं। कौन, रामस्वरूप जी। आगे देखिए, प्रेमा बोलती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए पड़ना, गुस्से में रहना, अपनी बात मनवाने के लिए गुस्से में रहना। रामस्वरूप जी बोलते हैं क्या हुआ। प्रेमा बोलती है तुम्ही ने तो कहा था उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप जी बोलते हैं अरे हाँ, देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए। करीने से आना, करीना, जरा करीने से आना यानी कि थोड़ा ठीक ठाक ढंग से अच्छी तरह से सच सवर के आना, इसलिए बोलते कि जरा करीने से आना। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। क्या बोलते हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं। कैसे हैं कि ये लोग सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते क्या है कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। तो कैसी होनी चाहिए वो, घर का काम काज संभालने वाली, कूड़ा करकट उठाने वाली, बर्तन धोने वाली, कपड़ा धोने वाली, सबको खाना खिलाने वाली, खाना परोसने वाली, सबका खाना व बर्तन उठाने वाली, जैसे कि कोई नौकरानी हो, ऐसी उनको बहू चाहिए। ऐसे लोग हैं वो। तो उनके हिसाब से हमको बात करनी है, उनके हिसाब से हमको चलना है, क्योंकि हमको सोसाइटी में रहना है, इस समाज में रहना है। फिर प्रेमा बोलती है और लड़का, क्या बोलती हो, और लड़का, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है, इस तरह से बोलता है। रतन बोलता है बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में बोलता है बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप बोलते हैं
दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा दगा देगी मेहमानों से। आइए आइए आइए, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ यानी के कष्ट। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, खंकार कर, खंकार कर, खास कर, गला साफ करके। क्या बोलते हैं वे? खंकार कर क्या बोलते हैं? नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। क्या बोलता है? तांगे वाला जानता था, रास्ता कैसे मिलता नहीं, ऐसे बोले। फिर राम स्वरूप लड़के की तारीफ मुखातिब होकर, मुखातिब होना, रूबरू होना, एक दूसरे के सामने होना, मुखातिब होना, एक दूसरे के सामने होना। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर बोलता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड यानी के साप्ताहिक छुट्टी। वीकेंड यानी क्या? साप्ताहिक छुट्टी। ये आप आगे गए क्या? ज्यादा ज्यादा आगे गए? रामस्वरूप जी बोले, तो आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर बोलता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप जी बोलते, साल 2 साल? शंकर बोले, जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। क्या बोले? एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए इतना महत्व नहीं देता है। मतलब जब एडमिशन लिया तो पढ़ाई की, अगर की नहीं की तो नहीं की, पास हुए तो हुए, पास नहीं हुए तो नहीं हुए, क्योंकि घर की तो अमीरी है, अमीरजादों का लड़का है। आगे देखिए तो बोलता है, मार्जिन तो रखता हूँ। मार्जिन यानी के डिस्टेंस, अंतर। मार्जिन यानी क्या? अंतर रखता हूँ। ये सब इंग्लिश शब्द है, ये आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए आते हैं। देखें, बैकबोन, मार्जिन, वीकेंड, टैक्स, ट्रे और बिजनेस, मेडिकल, ये जो शब्द आए हैं इस पार्ट में, ये आपको 2 गुण के लिए परीक्षा में आएंगे। तो ये थोड़े मैंने पहले ही लिख दिए। शंकर जी बोलते हैं, गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अभी शादी ब्याह तय करने के लिए आया हुआ इंसान किस तरह से बात करता है, देखो क्या बोलता है, बिजनेस की बात हो जाए। मतलब वो शादी को, विवाह को एक बिजनेस की बात मानता है, लेन देन की बात, लेना और देना, कि आप ये दोगे तो मैं ये दूंगा, आप वो दोगे तो आप लड़की के साथ क्या क्या दोगे, इस तरह से। क्योंकि वो लड़के को क्या समझते हैं, एक खिलौना, एक तस्वीर, एक वस्तु, वस्तु समझते हैं। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? फिर समझकर बोलते, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। क्या बोलता है? लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद जी, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ करना यानी कि शिष्टाचार। मतलब आप इतना क्यों हॉस्पिटलिटी करते हैं कि नाश्ता लो, पोहा लो, सीरा लो, उपमा लो, मिठाई खाओ, मक्खन का, ये सब आप क्यों कर रहे हो? इस तरह से वो बोलते हैं कि आप शिष्टाचार क्यों करना चाहते हैं, शिष्टाचार क्यों कर रहे हो? रामस्वरूप, तकल्लुफ किस बात की, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं। तशरीफ लाना यानी कि हमारे यहाँ पे आप पधारे हैं, तशरीफ लाना, पधारना। गोपाल प्रसाद जी अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर बोलता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद जी, झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक करते हैं। शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम प्रसाद चाय की ट्रे लेकर मेज पर लाकर रखता है। गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, आखिर आप माने नहीं। क्या बोलते हैं? कि आखिर आप माने नहीं। फिर रामस्वरूप जी बोलते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? वो भी उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर दे रहा है, देखो। गोपाल प्रसाद जी, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। क्या बोलते हैं? कि मुझे आधी चाय और आधा दूध दीजिए, जरा सी चीनी भी डालिएगा। फिर शंकर जी
खंगारकर बोलते हैं, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। टैक्स यानी के कर, टैक्स टैक्स लगाएगी, जकात कर। तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं चाय पीते पीते, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। क्या बोलते हैं कि अगर समझो सरकार को अगर टैक्स लगाना है और आमदनी करनी है, मतलब उनके खजाने में अगर पैसा आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए सरकार ने? एक ही बात करनी चाहिए। कौन सी करनी चाहिए? देखो, रामस्वरूप जी बोलते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। क्या बोला? कि ऐसा टैक्स है साहब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। रामस्वरूप जी बोलते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। यह आपको परीक्षा में भी आएगा 1 गुण के लिए। ये वाक्यों को थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए कि वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल क्या हो गया है। तो वो जो शब्द है बेढंग, उसके लिए आपको 1 गुण का प्रश्न आता है। हाँ, तो रामस्वरूप जी क्या बोले? वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल बेढंग हो गया है। हम लोगों के जमाने में यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते, लीजिए। तश्तरी यानी के तश्तरी, छोटी थाली, उसमें नाश्ता जो लाया था, काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह ये सब डाल के उनको नाश्ता लाया था खाने के लिए। तो बोले लीजिए। गोपाल प्रसाद जी उसमें से समोसा उठाते, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर रामस्वरूप मुखातिब होकर उनके सामने रूबरू होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर बोलते हैं, किस मामले में? रामस्वरूप जी बोलते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। वो भी सोचना पड़ता है कि क्या पूछ रहे हैं मुझे। और उन्होंने क्या पूछा उनको कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा यानी के जन्म कुंडली, जन्म पत्री। क्योंकि आज भी हम लोग इस डिजिटल जमाने में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जब शादी तय करते हैं तो लड़का और लड़के की जन्म पत्री, जायचा, जायचा यानी क्या? जन्म पत्री। तो जन्म पत्री हम मिलाते हैं, और यदि वो जन्म पत्री 32 गुणों से, 30 गुणों से, 28 गुणों से अगर मिल गई तो शादी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूर्ण 32 क्या पूर्ण 36 गुण से पत्रिका मिल जाती है, लेकिन इंसान का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव इंसान का कभी नहीं बदलता, और उस स्वभाव के वजह से उन लोगों में आपस में बनती नहीं है, पड़ती नहीं है, फिर झगड़े होते हैं। मतलब ऐसे झगड़े होते हैं कि सोचते हैं कि अरे पत्रिकाएं तो मिली थी, जायजा तो मिला था, लड़की भी काफी खूबसूरत है, लेकिन स्वभाव, स्वभाव का आप क्या बोलोगे? अगर स्वभाव नहीं मिलते इंसान के तो जाहिर है झगड़ा तो होगा ही, और फिर झगड़ा होगा तो फिर तफावत भी हो जाएगी। तो इस तरह से वे बोलते हैं कि जायजा तो मिला ही होगा। रामस्वरूप जी बोलते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी यानी के श्री कृष्ण जी, मतलब कृष्ण भगवान के सामने अगर हमने रख दिया तो वो जायचा दोनों का खुद भी खुद मिल गया समझिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हम लोग शादी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप
मेज को एक तरफ सरका देते हुए फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुंह करके, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्करी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं कि लड़की को चश्मा लगा है। गोपाल प्रसाद जी बोलते एक साथ, चश्मा? क्या बोलते दोनों? शंकर और गोपाल प्रसाद क्या बोलते? चश्मा? मतलब उनको अचरज होती है कि ये सुंदर युवती है, पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी नहीं पता, उनको इतना नहीं मालूम कि इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी सुंदर लड़की, और ये चश्मा लगाती है। उनको एकदम धक सा होता है कि चश्मा लगाया, वैसा क्यों? क्या कारण है? इतनी खूबसूरत लड़की ने चश्मा क्यों लगाया हुआ है? जरा सक पकाकर, मतलब थोड़ी हिचकिचाहट से, जी वह तो वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। इस तरह से वो हिचकिचाहट से सक पकाकर बोल रहे हैं रामस्वरूप जी। गोपाल प्रसाद जी बोलते, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं कुछ, मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई की है तुमने तो इसलिए चश्मा लगाया क्या? ऐसा उनका बोलने का प्रयास है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है सब कुछ, इस तरह से गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं। सर नेक्स्ट। रामस्वरूप जी बोलते, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद जी बोलते, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप जी बोलते, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर की छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जब वो लड़की चल के आती है, अभी शादी ब्याह के मामले में तो सब जगह ये होता है, वो लड़की को देखते हैं, उसके पैर देखते हैं, वो कैसे चलती है देखते हैं, वो बारीक है क्या देखते हैं, उसका रंग गोरा है क्या देखते हैं, उसको बात करने को बोलते हैं, तोतली तो नहीं है, उसकी आंखें अच्छी है क्या, ठीक तरह से देखती है क्या, महंगी नहीं है क्या, ये सब देखते हैं, बराबर। और कभी कभी बोलते हैं कि उसकी आवाज सचमुच अच्छी है या अच्छी नहीं है, ये देखने के लिए क्या देखते हैं कि गाना गाओ, कुछ भी, कोई प्रार्थना गाओ या कुछ गाओ। मेरे इसमें तभी जब ये मुझे देखने के लिए आए थे, तभी मैंने भी गाना गाया था। तो भले गाना अच्छा हो या न हो, लेकिन आवाज उनको सुननी रहती है कि उनको गाना आता है, तो भाई हाँ आता है, तो कोई भगवान का गीत गा देते हैं इस तरह से। रामस्वरूप जी बोलते, गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? फिर रामस्वरूप जी बोलते, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और गाते गाते वो एक साथ रुक जाती है। कौन सा गाना बोलती हो? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। जिस तरह से वो गाना गाती है, गाते गाते उसकी नजर उस शंकर पर जाती है, जो युवक है, जो उसको देखने के लिए आया है। वो सोचती है कि अरे ये लड़का, वो एकदम आश्चर्य का उसको धक्का बैठ जाता है, ये लड़का मुझे देखने आया है। अभी तो इसको पिटवाया था जब लड़कियों के कॉलेज में आया था। वो उसको आंख फाड़ फाड़ कर देखती रहती है। अभी पिताजी से कहे तो कैसे कहे, और उसके पिताजी से कहे तो कैसे कहे, उसकी माँ से कहे तो कैसे कहे। वो सोचती रहती कि मैं अभी क्या करूं। रामस्वरूप जी, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप जी बोलते, थोड़ा और बैठो रहो उमा। तो उनकी इज्जत देते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए उमा बैठ जाती है।
गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। उमा कुछ बोलती ही नहीं है। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उसके दिमाग में वो सब माहौल घूमता है। वो जो वाकया हुआ था कि ये लड़का लड़कियों के हॉस्टल में घुसा था, किसी लड़कियों के कमरे में घुसा था, और फिर सब लड़कियों ने और उसकी जो डीन थी उन्होंने इसको इस तरह से पीटा था, इस तरह से मारा था, पूरे कॉलेज में बवाला हो गया था, और फिर उसने माफी मांगकर वहां से भाग गया था। तो किस तरह से उसको मजा चखाया था, वही वाकया उसके आंखों के सामने आ रहा था। वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं जो लड़की को देखने के लिए आए हैं, वो लड़की को क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको दिमाग में वो लड़की को नहीं आ रहा था। वो खाली वही सोचती थी कि मैं अगर ये बोल दूं कि ये लड़का ऐसा है तो क्या होगा, मैं ये बोल दूं कि यार इसने ये किया है तो क्या होगा। वो सोचती ही रहती कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सोचती ही रहती है। और वो लोग जो उसको प्रश्न पूछते हैं कि तुमको ये आता है क्या, तुमको वो आता है क्या, तुमको पेंटिंग आती है क्या, तुमको खाना बनाना आता है क्या, वो कोई जवाब नहीं देती है, बस पुतले की जैसे खड़ी रहती है। अब क्या किया जाए? राम स्वरूप जी बोलते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है। और उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह भी आती है? इसी तरह से प्रश्न सब पूछे जाते हैं जब ब्याह के लिए लड़की को देखने के लिए आते हैं। तो राम स्वरूप जी बोलते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरे कमीजों भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खसते हैं, लेकिन उमा चुप उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि मैं इस लड़की को सवाल कर रहा हूँ, मैं इस लड़की से बातें कर रहा हूँ, इस लड़की को पूछ रहा हूँ, और ये लड़की सर झुकाए चुपचाप बैठी है, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही है। जब से इसने गाना गाया, वो गाना गा के यकायक उसका आवाज बंद हो गया, तब से ये चुप सी बैठी है, चुप्पी साधी हुई है। अब क्या किया जाए? सोचते रहते हैं लोग कि क्या हुआ, क्या हुआ है, कुछ हुआ तो बताओ भी। राम स्वरूप जी, जवाब दो उमा। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुकी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना तो चाहिए। क्या बोलते हैं वो कि उसका आप क्या सॉलिसिटर हो क्या? आप बार बार उसका सवाल का जवाब आप क्यों दे रहे हो? मैं लड़की से प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरी होने वाली बहू से प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप क्यों बीच बीच में बोल रहे हो? उसको बोलने दो। तो इस तरह वो बोलते हैं कि उसको भी बोलने दो ना, आप क्यों बोल रहे हो इस तरह से? रामस्वरूप जी, उमा देखो, आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? क्या बोलती है वो? झांसी की रानी वाली आवाज निकाल कर बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। मतलब वो बोलती है कि तुम मुझे कुर्सी और मेज की तरह समझकर मुझे देखने के लिए आए हो, और मुझे परख रहे हो कि चलने को आता है क्या, बात करने को आता है क्या, गाना गाने को आता है क्या, आंख से भेंगी तो नहीं है, हा? शरीर से अच्छी है, गाना गाना कैसे गाती है, क्या पेंटिंग वेंटिंग आती है क्या, सिलाई आती है क्या। मतलब आपको बहू नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए? घर में सजाने वाली एक वस्तु चाहिए। इस तरह से आप क्यों पूछ रहे हो? इस तरह से वो क्यों इस तरह ऐसे बोलते हैं? तभी वो बोलती है, उमा एकदम ठेके से आवाज से बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना ना बोल देते हैं। नेक्स्ट। चौंक कर खड़े हो जाते हैं, और फिर उमा 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 बोलती है, अब मुझे क लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, ताव में आना गुस्से में से झंझला कर बोलना,
बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। वो भी चिढ़ जाते हैं कि आपकी बेटी मेरा अपमान कर रही है, आपने मुझे इज्जत उतारने के लिए यहाँ पर बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल रहे हैं। क्या बोली उमा? जी हाँ, आपको बेइज्जत करने के लिए ही बुलवाया था। आपको नहीं मालूम आप हमारी कब से बेइज्जत कर रहे हो? आप मुझे नाप तोल रहे हो। मैं क्या इंसान नहीं हूं? कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? तो उमा शंकर बोलते हैं, बाबूजी चलिए। शंकर डर जाता है, बोलता है अगर इसकी आवाज इतनी तेज है, अभी शादी भी नहीं हुई है और ये इतनी जोर से आवाज करके बात करती है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे बोलेगी तो फोर्थ फ्लोर पे आवाज आएगा और फोर्थ फ्लोर पे बोलेगी तो ग्राउंड फ्लोर पे आवाज आएगा, ये तो अपनी इज्जत समाज में उधर देगी। उस डर जाता है शंकर और बोलता है कि बाबूजी चलिए, मतलब ये लड़की मुझे नहीं चाहिए। अंदर ही अंदर वो डर जाता है। गोपाल प्रसाद जी बोलते, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप हो जाते हैं। मतलब इतनी तेजी से बात करने वाली लड़की और जिसको समाज में जो न्याय नीति निर्णय है उसके बारे में जानकारी है, ऐसी लड़की जरूर ये पढ़ी लिखी होगी। और तो इसको तो चश्मा भी लगा है, मतलब ये जरूर पढ़ी लिखी होगी। इस तरह से वे क्या बोलते हैं, तुम कॉलेज तो पढ़ी लिखी नहीं हो? तो मैं बोलती, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। क्या बोले कि नौकरानी के पैर पड़कर, नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। क्या किया था उसने शंकर ने कि जो उनका जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वो कॉलेज लड़कियों का था और ये शंकर बड़े माँ बाप की, अमीर जादों की बिगड़ी हुई औलाद, ये कहाँ घुस गया था? लड़कियों के हॉस्टल में। न जाने किसको मिलने गया था या किसी ने बुलाया था, तो वहां पर गया वो और गया तो लड़कियों के रूम में घुस गया। वहां पर घुस जाने के बाद क्या हुआ फिर? हो हल्ला हो गया और हो हल्ला होने के बाद सभी लड़कियों ने मिलकर, सभी नौकर लोगों ने मिलकर और डीन ने मिलकर उसको पीटा कि तू लड़कियों के हॉस्टल के अंदर क्यों आया? अभी भागेगा तो कैसा भागे, भाग कैसा सकता है? तो उसने क्या किया, जो नौकरानी थी उसको उसके पैर पड़ा कि मेरी माँ, मेरी बहन, मुझे कैसे भी करके बचा और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसके पैर पड़ा और वहां से उसको उसने बाहर निकाला। तो इसलिए वो बोलती है कि मुझे, मैं, हाँ जी हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीए पास किया है। तो पढ़ना लिखना क्या गुनाह है? पढ़ना लिखना क्या पाप है? गंदी बात है? तुम्हारे लड़के ने जो किया वो देखो, क्या किया तुम्हारे लड़के ने। और लड़कियों के हॉस्टल में घुसा और क्या किया उसने? पूछो उसको, सामने ही पूछो। इस तरह से वो एकदम चिढ़कर और जोर से बात करती है। राम राम स्वरूप उमा उमा करके बोलते कि उमा उमा, मतलब मत बोलो ऐसा, ऐसा मत बोलो, चुप बैठो। इस तरह से वो उसको समझाते हैं। गोपाल प्रसाद जी खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर चल पड़ते। क्या बोलते हैं कि आपने मुझसे क्या किया, धोखा किया। आपने क्या बोला था कि आपकी लड़की मैट्रिक पास है। अभी उस जमाने में मैट्रिक मतलब के 10वीं। तो वो बोलते हैं कि तुमने मुझसे दगा किया, झूठ क्यों बोला तुमने? क्योंकि हम लोगों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ही नहीं, हम लोगों को सादी लड़की चाहिए जो घर में रहे, दहलीज के अंदर रहे, दहलीज के बाहर न जावे। तो तुम तो, ये लड़की तो कॉलेज पढ़ती है, मतलब इसने पूरी दुनिया देखी है, हमको तो ये नहीं चाहिए था। तुमने मुझसे गद्दारी की है, धोखा किया है। इस तरह से वो उससे उनसे झगड़ा कर लेता। गोपाल प्रसाद जी गुस्से में खड़े होकर, बस हो चुका राम, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। और जोर जोर से पैर पटकते दरवाजे की ओर चल पड़ते। उमा भी आओ, दिखती है ना, ताओ,
और उमा भी क्या बोलती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर पर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी कि बैकबोन, बैकबोन इस तरह से बोलती है, क्योंकि बैकबोन यानी इंग्लिश शब्द है और वो पढ़ी लिखी है, तो इस तरह से उनको रीढ़ की हड्डी के बजाय क्या बोलती है, बैकबोन। कि जो बैकबोन है, वो जो रीढ़ की हड्डी है, वो घर पे जाके चेक करो कि उसके शरीर में है भी या नहीं, और अगर है तो कैसी है, ये थोड़ा तुम आप क्या करो, चेक करो। इस तरह से वो बोलती है गुस्से में आकर। बापू गोपाल प्रसाद चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। अभी जो भोर की तारा इस एकांकी से लेकर ये हमने जो देखा है ये पाठ, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। और अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। पहले देखते हैं शब्द। तख्त, लकड़ी की बनी हुई चौकी। तश्तरी, छोटी थाली। खंकारना, खांसना, गला साफ करना। तकल्लुफ, शिष्टाचार, जैसे हमने इंग्लिश में होते हॉस्पिटलिटी, उस तरह। अंग्रेजी शब्द इसमें है, वो हम 2 गुण के लिए परीक्षा में आएंगे। बैकबोन, मार्जिन, वीकेंड, टैक्स, ट्रे, बिजनेस, मेडिकल और मैट्रिक। ये जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है। ये शब्द आपको 2 गुण के लिए परीक्षा में आएंगे और आते ही आते हैं, तो आप थोड़ा उसको याद कर लीजिएगा। अभी ये जो हिंदी लोक भारती का 9वीं रीढ़ की हड्डी का हम स्वाध्याय देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको इस तरह से 2 गुण के लिए प्रश्न आएगा। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो उत्तर क्या लिखोगे आप? रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना बिल्कुल तर्क संगत नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ हमारे समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं होती है। हर जमाने की अपनी स्थिति होती है। जमाना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं दोनों ही रामस्वरूप से अपराधी है? अपने विचार लिखिए। देखो क्या लिखना है, आपने ऐसा उत्तर लिखना है, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस खोज रहे हैं। हाँ, और इस तरह आचरण में इस संबंध की मधुरता, संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। और रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो हैं कि आपकी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते, एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। आगे का प्रश्न देखिए, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो उत्तर में आप क्या लिखोगे? रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी विवशता को उजागर करता है। कौन सी उजागर करता है? आधुनिकता समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो उनको बहू चाहिए, लेकिन वो बहू कैसी चाहिए? घर में कामकाज करने वाली नौकरानी चाहिए, उनको इंसान नहीं चाहिए। तो उनको क्या चाहिए? एक कामगार चाहिए। तो इस तरह से आपने लिखना है कि रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, ये दोनों विरोधाभास दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे का प्रश्न है, इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। यह एकांकिका उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों के समान ज्यादा कुछ नहीं समझते।
जिसके लिए वो घर में सजाने के लिए कुछ वस्तु समझते हैं। यह एकांकिका औरत को उस व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है, कई समय तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। मतलब औरत एक क्या है, इंसान है और उसको जीने का हक है। आगे का देखिए, आगे का प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। मतलब समाज में स्त्री को, औरत को एक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए आप क्या प्रयास करोगे। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला क्या करेंगे, महिलाओं को शिक्षा के लिए कार्य कर सकते हैं ताकि समाज सभी महिलाओं को सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। हम अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। हमें महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज में महिलाओं को समान भागीदारी दिलवाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए और बिना दहेज दिए करना चाहिए। इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, एकांकिका के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद पारदर्शी विशेषताएं बताइए। तो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषता क्या है कि राम स्वरूप आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा में संपन्न है, परंतु एक मजबूर पिता है। वे एक तरफ से अपनी शिक्षा के समर्पक है, परंतु दूसरी तरफ बेटी के विवाह के समय बड़ी शिक्षा छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता पर, कायरता पर झलकती रहती है। राम गोपाल जी निष्पत्ति चालाक, भर देने वाला, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्त्री पुरुष का समानता में अविश्वास रखने वाले व्यक्ति है। इसी कारणवश अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे शंकर का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की उमा के साथ करवाना चाहते हैं। विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। तो ऐसे उनका लालची स्वभाव मालूम पड़ता है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। मतलब सोच समझ कर तर्क उत्तर दीजिए। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की आवश्यकता है। ये मेन बिंदु है इसका, इस पाठ का ये मेन बिंदु है। आप अच्छे से प्रश्न का उत्तर याद कर लीजिए। समाज में आज उमा जैसी व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लोगों को ठीक कर सकती है, लालची और ढोंगी लोगों को भी सबक सिखा सकती है। ऐसे लड़कियों से भी समाज और देश प्रगति कर पाएगा जो आत्मविश्वास भरी, निडर हो। इससे विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अनुपयोगी है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते, तो क्या कर सकते हो, वे दिशा भटका सकते हैं। आगे नेक्स्ट, आगे देखिए, आगे का प्रश्न, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों को संकेत करना चाहती है। देखिए, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की विभिन्न कमियों की संकेत करना चाहती है। उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले नाराज थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों उसे क्रोधित कर दिया। आखिर उसे अपनी खामोशी को तोड़कर गोपाल प्रसाद के पुत्र विषय बारे में अवगत करना पड़ा कि मतलब आपका लड़का कैसा है, आप जान लीजिए कैसा है। देखिए, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करता था और उनके हॉस्टल में पहुंचकर उनसे शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ता था। क्या करता था, बेशर्म की तरह वो रहता था। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा करते हुए गोपाल जी उनके लड़के स्वास्थ्य की ओर संकेत करते हैं कि किसी कारण यह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। मतलब इसको कोई कुछ बीमारी है इसलिए ये बैठ नहीं पा रहा है, लेकिन सही कारण ये नहीं था। सही कारण क्या था
कि उसको पीटा था लड़कियों ने। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है और उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मतलब जो पिताजी बोलेंगे वही उसको करना है, जो पिताजी चाहेंगे वही उसको करना है। आगे का प्रश्न देखिए, कथा वस्तु के आधार पर आप किसी एकांकिका का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? कथा वस्तु के आधार पर एकांकिका का मुख्य पात्र उमा है, क्योंकि पूरी एकांकिका इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े समय के लिए है, परंतु उसके विचार से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह सकते। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति हमारे समाज में रहने वाली सभी नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग करने का जो प्रयास लेखक ने किया है, उसका माध्यम उमा ही है। आगे का देखिए, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको आएगा 2 गुण के लिए। तो आपको इस उत्तर को ऐसे लिखना है कि यह शीर्षक एकांकिका की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है। वह उसको सीधा रखने में मदद करता है। उससे लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण शरीर हर कार्य में सक्षम है। व्यायाम के कारण हम रीढ़ की हड्डी से लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार हमें पुरानी रीतियों और परंपराओं को बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है कि रीतियां पारंपरिक मनुष्य के लिए स्थान पर उसका अहित करने लगती है तो विकार बन जाती है। एकांकिका समाज में व्याप्त विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकता का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों को भी तात्पर्य है कि बिना रीढ़ का इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, इनका कोई चरित्र भी नहीं होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते। इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। आगे का प्रश्न देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा जी जिस प्रकार के व्यवहार को अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं? तो उत्तर में आप लिखोगे, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा जी जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह सरासर गलत है। एक तो अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित करते हैं, उसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी अनुचित है। साथ ही रामस्वरूप यह भी कहना चाहते हैं कि उमा जैसा आचरण जैसा लड़के वाले को चाहते हैं, परंतु वे क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती है, उसी तरह ठीक लड़कियों की भी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, कारण लिखिए, सकारण। तो बाप बेटे चौंक उठे क्योंकि उमा को चश्मा पहने देखा। उमा को चश्मा लगा क्योंकि उसकी आंखें दुखने लगी थी। रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, क्योंकि वे उमा से गाना गवाना चाहते थे। उमा को गुस्सा आया। उमा को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि गोपाल प्रसाद नाप तोल करके उसे बेइज्जत कर रहे थे। अब ये परीक्षा में 2 गुण के लिए आएगा। वाद्यों के नाम लिखिए, हारमोनियम, सितार, और व्यावसायिक शिक्षा के नाम लिखिए, वकील और डॉक्टर। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू कैसी हो? कैसी होनी चाहिए बहू? खूबसूरत हो, अधिक पढ़ी लिखी न हो,
जायचा मिलना जरूरी है, जायचा जन्मपत्री, सिलाई आती हो, इस तरह से। आगे देखिए, आगे का है शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। जैसे दो शब्द एक साथ आते हैं, पढ़े लिखे, सभा समारोह, पेंटिंग वेंटिंग, सीधा साधा, गाना बजाना, इनाम बिनाम, ताक झाक, नाक तोल, इस तरह से कृदंत शब्द बनाइए। इस पार्ट में से ये 2 गुण के लिए आपको आएगा। इसमें से पढ़ना पढ़ाई, सीना सिलाई, चाहना चाहत, समझना समझदार, बिकना बिकाऊ, इस तरह से आएगा। और पाठ में आए अंग्रेजी शब्द ये परीक्षा में आएंगे। इसका आपको उच्चारण भी लिखना है और उच्चारण के साथ में आपको उसकी स्पेलिंग भी लिखना है। तो देखिए किस तरह से आप लिखोगे। कॉलेज, पेंटिंग, हॉस्टल, मैट्रिक, मेडिकल, बैकबोन। बैकबोन तो ये शब्द जरूर आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें जो संदेश दिया है, जगदीश चंद्र माथुर जी ने, स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है, समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार किया है, नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। ये जो मेन बिंदु जो है, मुख्य बिंदु, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। और प्रश्न भी आपको मैंने काफी सारे दिए इस पाठ के, तो आप थोड़ा उसको याद कर लीजिए, ताकि आपको जब ऑनलाइन आप परीक्षा दोगे तो आपको उत्तर देने में आसानी होगी। और कोई आपको शंका होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर चर्चा कीजिए, मैं आपको वहां पर जवाब दूंगी। नमस्ते।